जीवन के अंदर एक बात याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा काम करोगे तभी इस जीवन के अंदर विशिष्ट पहचान बना पाओगे, तभी दुनिया के अंदर जाने जाओगे। और ज़रूरत जितना ही काम करे तो फिर दुनिया में जैसे लोग अपनी जितनी ज़रूरत होती है उतना काम करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और स्वर्ग लोग हैं जो सिधार जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा काम कीजिए, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाइए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। ये आरपीएससी हिंदी ग्रेड फर्स्ट है तुम जनसंचार माध्यम और लेखन वाला अपना जो बिंदु चल रहा है। जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वो तमाम माध्यम हमने देख लिए। अब जो लेखन वाला पार्ट है कि जो जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उनके लिए लेखन किस प्रकार से होता है और लेखन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल की जाती है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है और किस प्रकार से ये जो लेखन होता है। और लेखन से जुड़ा सवाल है जो यकीनन पूछा जाता है, अवश्य ही है जो पूछा जाता है। पिछली परीक्षाओं में भी लेखन से संबंधित कई सवाल है जो पूछे गए, क्योंकि जनसंचार माध्यम और ये एक तरीके से लिंक है दोनों। तो सीधा सीधा माध्यम और माध्यम किस प्रकार से क्या है, जो राइटिंग होती है इनकी, स्क्रिप्ट किस प्रकार से क्या कुछ लिखी जाती है, उसके बीच में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, आखिर में क्या होता है, वो तमाम चीज़ें इस कक्षा में हम देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दो, अभी शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ये जो पार्ट है, इस पार्ट से पहले जितने भी 4-5 पार्ट हमने जनसंचार माध्यम के देखें वो हिंदी ग्रेड फर्स्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चारों पाँचों पार्ट है जो आप देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं समाचार लेखन। समाचार लेखन से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो युग है, आज का युग संचार और सूचनाओं का डिजिटल दौर है, आप सबको पता है, जिसमें एक सूचना या समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से जो पहुंच जाता है बिल्कुल आसानी से। और सूचनाओं और समाचारों में क्या भिन्नता होती है, सूचना में और समाचार में क्या है, भिन्नता होती है साहब। अब क्या, वो आगे हम देखेंगे। सूचना प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है, लेकिन समाचार परिपक्व और पुष्ट होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। सूचना होती है प्रारंभिक, अपुष्ट या परिपक्व या पुष्ट। तो सूचना तो क्या प्रारंभिक और अपुष्ट भी होती है। हम किसी को सूचना देते हैं, किसी के बारे में भी सूचना दे दी, वहाँ ऐसा हो रहा है, अब कंफर्म नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जो समाचार अगर कहीं प्रसारित हो रहे हैं तो परिपक्व और पुष्ट होते हैं। पुष्टि होने के बाद में है जो बताया जाता है ये हो रहा है साहब, ठीक है। वहीं आज से 1.5-2 दशक पहले के दौर को याद करें तो हमारे पास समाचारों की प्राप्ति के लिए अखबार या रेडियो थे। अगर पहले किस प्रकार से न्यूज़ मिलती थी, या तो अखबार या फिर रेडियो के माध्यम से। टेलीविज़न का प्रसार है जो बहुत सीमित था, और क्या कुछ इतिहास रहा है वो हमने पिछले वाली वीडियोज़ में देखा है। आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया है, सूचनाओं का प्रसार तेज़ी से किया जा रहा है, और सूचनाओं को समाचार में बदलने के लिए पहले हमें समाचार लेखन को समझना होगा। सूचना तो मिल गई, ठीक है, वहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको समाचार में तब्दील करने के लिए समाचार लेखन को समझना होगा, पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। मोटे तौर पर हम देखें तो मोटे तौर पर देखा जाए तो संचार माध्यमों के 3 रूप है। पहले हमने जिक्र किया है ये तो। पहला मुद्रित माध्यम, परीक्षा में सवाल आ सकता है, संचार माध्यमों के रूप हैं, संचार माध्यमों के रूप हैं, तो मोटे तौर पर 3 ही रूप है। पहला मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, ठीक है। इसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं आती है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, मुद्रित माध्यम के अंदर आता है या प्रिंट मीडिया में आते हैं, ठीक है, अखबार और पत्र पत्रिकाएं विशेष रूप से आती है। दूसरा प्रकार होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जिसमें टेलीविजन तथा रेडियो आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें क्या, टेलीविजन तथा रेडियो आते हैं। तो सवाल आ गया, रेडियो किस माध्यम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, प्रिंट मीडिया भी आ गया, तो प्रिंट के चक्कर में आप कहीं भ्रमित मत हो जाना साहब। यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए चीज़, और आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं जो मैं बताऊँ, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें टेलीविजन और रेडियो आ जाएंगे। तीसरा नव माध्यम तीसरा कौन सा है, न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता है तीसरे माध्यम को, और इसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आ जाते हैं। तो पूछा जा सकता है सवाल, नव माध्यम या न्यू मीडिया के नाम से जो जाना जाता है उसमें क्या शामिल है। तो इंटरनेट से चलने वाले जितने भी जो माध्यम है, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाएंगे नव माध्यम या न्यू मीडिया में। और इन तीनों माध्यमों के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, इसका जो
जानकारी है इस अध्याय में हम आगे जो लेंगे। देखिए, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। मुद्रित माध्यम कौन से हो गए अपने? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के लेखन की हम बात करते हैं। प्रिंट मीडिया के लेखन की हम बात करते हैं। तो समाचार के, ये पहले भी सवाल आया है, समाचार के 6 ककार होते हैं। परीक्षा में सवाल आ सकता है समाचार के कितने ककार होते हैं, और ककार क्या है आगे समझते हैं। 4, 5, 6। तो समाचार के 6 ककार होते हैं साहब। कितने होते हैं? 6 ककार होते हैं समाचार के। प्रायः हम देखते हैं कि समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवाल होते हैं कि क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है, क्यों है और कैसे। इन सब का उत्तर देने की कोशिश जो की जाती है। ठीक है, समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। निम्न में से समाचार लेखन का ककार नहीं है। निम्न में से समाचार लेखन का ककार नहीं है। 3 विकल्प में तो मैं दे दूंगा आपको, क्या, कौन, कहाँ, और एक मैंने चौथा विकल्प डाल दिया कौन सा। तो आप भी सोचो ये भी कैसे शुरू हो रहा है, तो इसको ठोक देते हैं। तो वहाँ ध्यान में रखना है आपको, वहाँ पर क्या होता है, केवल क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, यही 6 ककार है जो होते हैं। और इनको समाचार के 6 ककार है जो कहा जाता है। ये सवाल पहले है जो पूछा गया है साहब, ध्यान में रखिएगा। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर, बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो आमुख में तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। तो ये सवाल आ गया, इंट्रो के अंदर किन ककारों का प्रयोग किया जाता है, या इंट्रो के अंदर निम्न में से जिस ककार का प्रयोग नहीं किया जाता वो विकल्प है। तो इंट्रो में तो प्रथम जो 4 ककार है अपने, प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में दिए जाते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब का, और अन्य 2 के उत्तर है जो समाचार के निचले भाग में जो दिए जाते हैं। ठीक है बात। इंट्रो, सबसे पहले बात आती है इंट्रो की। इंट्रो क्या होता है साहब? समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उस खबर को इंट्रो कहा जाता है। तो सवाल आ गया, समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे कहा जाता है। तो वहां ध्यान में रखना, उसको क्या कहा जाता है साहब? उसको कहा जाता है इंट्रो। ठीक है, और इसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। इसमें पाठक को खबर की प्रारंभिक पंक्तियों में ही संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है, और इंट्रो के बाद समाचार में सूचना को विस्तार से है जो दिया जाता है। पहले इंट्रो दे दिया जाता है, ये इसमें चीज़ें हैं, और फिर है जो एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल आती है। यदि पाठक इंट्रो से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्राय विस्तार से खबर नहीं पढ़ता, इसलिए खबर का इंट्रो प्रभावी होना चाहिए। खबर का इंट्रो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला पाठक है वो अंदर तक है जो जाए कि और क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी है जो बनी रहे। उल्टा पिरामिड शैली, यह परीक्षा में पिछली बार सवाल आया था। आम तौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो परीक्षा में सवाल आ सकता है समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो समाचार का लेखन होता है उल्टा पिरामिड शैली के अंदर। नोट कीजिएगा साहब, ध्यान रखिएगा। और यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है साहब, वहाँ ध्यान में रखना है उल्टा पिरामिड। इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार है जो लिखा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में जो घटनाएं होती है, सबसे पहले इंट्रो आता है। सबसे पहले क्या आता है? इंट्रो आता है। फिर बाद में क्या आती है? बॉडी आती है, बीच में क्या कुछ है, और लास्ट में आता है समापन। ठीक है, इस क्रम में है जो इंट्रो, बॉडी, समापन, इस क्रम में है जो अपने समाचार लेखन होता है। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है, थोड़ा और कम, और इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण, फिर थोड़ा कम महत्वपूर्ण, फिर ऐसे ऐसे करके चलता ये उल्टा पिरामिड शैली है। और उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। पर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है इस पंक्ति से, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला इंट्रो, बॉडी और समापन। महत्वपूर्ण, ध्यान में रख लीजिएगा साहब लेखन के अंदर। ठीक है,
अगली बात आती है स्टोरी। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। परीक्षा में सवाल आ सकता है, मीडिया की दुनिया में खबर को कहा जाता है साहब स्टोरी, इंट्रो, बॉडी या समापन। तो आपको ध्यान में रखना है, मीडिया की दुनिया में खबर को क्या कहा जाता है? स्टोरी कहा जाता है। बहुत कमाल का सवाल ये जो बन सकता है। प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से तो कमेंट करके बताइएगा साहब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपने इस परिवार को जल्दी से जल्दी आपको 1 लाख तक पहुँचाना अपने इस चैनल को। आगे देखिए, स्टोरी से तात्पर्य क्या होता है कि कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती इसमें, बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही क्या है? स्टोरी कही जाती है। बड़ी और बिल्कुल डिटेल से लिखी जाने वाली जो खबरें होती है वही क्या होती है? स्टोरी कही जाती है। यदि आपने कभी साप्ताहिक समाचार पत्रिकाएं पढ़ी हो तो आपने देखा होगा उसमें समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार कथा, पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाली न्यूज़ बैठकों में संपादक रिपोर्ट्स को जब रोज़ की रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्ट्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखे। रिपोर्टर्स अपनी अपनी कहानियाँ रिपोर्टर मेहनत से लिखे। बिल्कुल। कॉलम में बटी, समाचार लेखन में अलग अलग कॉलम में खबरें बटी होती है। आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, सामान्यतया या आमतौर पर एक अखबार में कितने कॉलम होते हैं? सब 8 कॉलम होते हैं। और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। समाचारों को है जो सेट किया जाता है इस कॉलम में कि ये इस कॉलम फिल्मी वाला है, ये खेल वाला है, ये पॉलिटी वाला, कुछ अलग अलग करके, ये देसी कुछ और हो गया। इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानी एक कॉलम में ही सिमट जाएगी और ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती है। इस तरह यदि कोई बड़ी खबर है या 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए तय होती है जिसके साथ एकाधिक फोटो भी लगाया जा रहा है तो वह क्या बड़ी स्टोरी कहलाएगी। आगे बात आती है हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ की। तो मुद्रित माध्यमों में दैनिक अखबारों के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अखबार तथा पत्रिकाएं आती है साहब। मुद्रित माध्यमों में दैनिक भी आती है, साप्ताहिक भी मिलता है आपको, पाक्षिक भी मिलता है और मासिक अखबार भी मिलता है। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें, दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। और वहीं मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार सॉफ्ट खबरें कहलाती है। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज़ नहीं होती बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार और संपादक है जो लिखते हैं। तो पूछा जा सकता है विश्लेषणात्मक समाचार कौन लिखता है? नए पत्रकार, पुराने पत्रकार या अनुभवी पत्रकार? या यहाँ पर अनुभवी पत्रकार या संपादक है जो लिखते हैं, जो बहुत पारंगत होते हैं इस चीज़ में, बहुत थोड़ी काबिलियत, विशेष काबिलियत होते हैं। ये तो हो गया साहब समाचार का लेखन, प्रिंट मीडिया का लेखन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए भी लेखन लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी माध्यम हैं संचार के, जनसंचार के, उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग किस प्रकार से होती है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या बात आ जाती है? रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, केबल फिल्में आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें खोपड़ी में आ जाती है। तो जिस तरह मुद्रित माध्यमों से हम कागज़ के जरिए समाचार पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में तो हमें किस प्रकार से मिलता है समाचार, किस माध्यम से? तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है। देखिए सवाल कुछ भी बन सकता है। प्रिंट माध्यम से हमें समाचार किसके जरिए मिलते हैं? तो साहब कागज़ के जरिए मिलते हैं। वहाँ पर कागज़, रेडियो, टेलीविज़न इस प्रकार देते हैं। तो प्रिंट माध्यम में केवल हमारे कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की हम बात करें तो उसी प्रकार इस माध्यम में बिजली के साथ ही रेडियो, टेलीविज़न सेट की आवश्यकता पड़ती है। और हम इसको दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, और रेडियो श्रव्य माध्यम है। ये सवाल पूछा गया है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य दोनों है। ठीक है बात। आगे देखिए, आगे हम बात करें तो जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ इंपॉर्टेंट लिखने वाली बात होगी मैं बता दूंगा, बाकी मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ने का प्रयास करूंगा। ये मनोरंजन से लेकर सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी। विचारक प्राचीन युग में केवल बोलते थे और सुन लेते थे, वैसे याद कर लेते थे। विचारक, चिंतक, लेखक बोलकर अपनी बात कहा करते थे। स्वर, आवाज़, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। ये कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। ध्वनि स्वर
उसके अंदर समाहित रहता है। संपादन की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही है जो रेडियो कहते हैं। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को क्या कहा जाता है? रेडियो कहते हैं। और इसी में सामंजस्य होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। देखिए, ध्वनि और शब्दों का तालमेल केवल रेडियो में होता है। कालांतर में फिर जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न है जो आया और इसमें आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहते हैं। रेडियो में क्या क्या चीज़ आती है? एक तो ध्वनि और शब्द, ये महत्वपूर्ण है। और जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो अपने जो टेलीविज़न वाला प्रक्रम है इसके अंदर आवाज़ भी होती है और साथ में चित्र भी होते हैं, ठीक है, दृश्य भी होते हैं। संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित समाचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखी जाने वाले समाचार प्रिंट से जो भिन्न है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो समाचार की। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है इसमें। यदि कभी रेडियो पर समाचार बुलेटिन आपने सुना कर, रेडियो पर अगर आपने कभी समाचार सुना तो आपने ध्यान दिया होगा क्या, उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती है, बिल्कुल नपेतुल्य शब्दों में होती है। सामान्यतया अखबार के इंट्रो जितनी या उससे थोड़ी खबरें श्रोताओं तक जो पहुंचती है, जितना अखबार में इंट्रो होता है उतनी में तो खबर निपटा देते हैं रेडियो में, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है। एक आधे घंटे के बुलेटिन में अधिक से अधिक खबरें शामिल करनी होती है उनको। और रेडियो समाचार लिखते समय आपको ध्यान में रखना होता है, सहज, सरल और परवाहमान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो श्रोता को सरलता से जो समझ में आ जाए, ठीक है बात, ये बात है। अब टेलीविज़न के समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं, देखिए। टेलीविज़न, जिसको हम आम भाषा में टीवी भी बोलते हैं, और उसमें दृश्य यानी विजुअल्स की है जो प्रधानता होती है। तो टेलीविज़न समाचारों में किसकी प्रधानता होती है? दृश्यों की, या फिर विजुअल्स कह सकते हैं। अब आपने टीवी में सुना होगा, जब भी समाचार सुनते हैं, आज तक पर, जी न्यूज़ पर, जो भी है, तो जैसे जैसे एंकर बोलता जाता है वैसे वैसे उससे रिलेटेड, जो शब्दों से रिलेटेड जो विजुअल्स है, जो चित्र, वो दिखाए जाते हैं। और इससे संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। और इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए क्या उपयोगी होती है। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ होते हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह भी दृश्यों के अनुसार लिखी जाती है। खबर दृश्य जो जो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, वो जो भी खबर लेकर आते हैं तो उसी अनुसार है जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि ये बोलना, तो इसके साथ साथ में ये विजुअल है जो हम ऐड कर देंगे, सेट कर देंगे। या यूँ कहें कि जैसे जैसे दृश्य सामने आते जाते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट है जो साथ चलती है। और दृश्य का काम कैमरा करता है, वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करते हैं। ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। दृश्य का काम तो करता है साहब कैमरा, और वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम करता है रिपोर्टर या फिर संपादक। और यह स्क्रिप्टिक खबर का रूप होती है साहब टेलीविज़न के अंदर। टीवी के अंदर स्क्रिप्टिक खबर का रूप है जो होती है। अब बाइट्स क्या होती है साहब, ये भी सवाल पूछा जाता है। बाइट्स पर टिके समाचार। आपने देखा होगा क्या कि टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी है जो होते हैं, छोटे छोटे क्लिप, और जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। और यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाती है। तो लघु साक्षात्कार है जो क्या कहलाती है? बाइट। कहते हैं ना, कोई बड़े राजनेताओं के साथ या फिल्मों वालों के पास में या कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसके पास जाते हैं, ये मीडिया वाले तो बोलते हैं कि सर एक बाइट ही दे दो इसके बारे में, मतलब एक बाइट दे दो, आप कोई कुछ बात बोल दो इसके बारे में। तो लघु साक्षात्कार है जो बाइट कहलाती है। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। लघु साक्षात्कार क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। और खबर को स्थापित करने में बाइट का जो प्रमुख स्थान है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है, तो ये समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निर्देशक के नाम या हवाले से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग के निदेशक या फिर उस विभाग के संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मौसम विभाग का जो अधिकारी बोलेगा इसी समय इतना कुछ होने वाला है, तो वो बाइट कहलाएगी। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार है जो कहे जाते हैं। बिना बाइट के जो समाचार होते हैं, बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में है जो चलाए जाते हैं। टीवी समाचारों के गुणों की हम बात करते हैं तो टीवी समाचार आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है,
साथ ही भाषा का प्रवाह तथा ऑडियो विजुअल में साम्य है जो होना भी आवश्यक है। बोल कुछ ही रहा है एंकर और विजुअल है जो बोल रहा है कि हाथियों की ये प्रजाति और वहाँ पर शेर का फोटो है जो विजुअल है जो दिखाया जा रहा है। तो विजुअल और ऑडियो में साम्य भी होना चाहिए साहब, ठीक है। खेल की खबरें होती है, क्राइम बुलेटिन होता है, स्पोर्ट्स बुलेटिन होता है, चुनाव की कवरेज होता है, ये अलग अलग तरीके से जो दिखाए जाते हैं। अब फिल्म की जो पटकथा लिखी जाती है इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है, ये भी लेखन में ही आता है, ठीक है। टीवी सीरियल हो गया या फिल्म हो गया या फिर थिएटर हो गया, इनकी नींव में होता है ये फिल्म पटकथा। राइटिंग यानी लेखन, फिल्म और टेलीविज़न जगत में जो फिल्मांकन शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले कागज़ पर है जो इस तरह लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाए। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए कार्य 3 चरणों में होता है। तो फिल्म की पटकथा अगर पूछ ली जाए तो कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। अब क्या क्या चरण है तीनों? पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले होता है या पटकथा तैयार की जाती है और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो चलती है। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही है जो आसान होगा। यहाँ पर कुछ विशेष बात है नहीं तो मैंने हटा दिया इस पैरा को, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर इस पैरा में ध्यान में रखना है आपको। इस क्षेत्र में फिल्म पटकथा वाले में आपको ध्यान में रखना है, अगर इस क्षेत्र में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए भाषा पर अधिकार होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ उसके अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, कुछ नई सोच होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कुछ। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, आप अपने लेखन में उतने क्या होंगे, नवीन प्रयोग कर पाएंगे। एक मौलिकता रहेगी आपके अंदर और अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे, अभिव्यक्ति दे पाएंगे। इसमें भी एक काम की चीज़ है, पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है, तो कहानियों में नहीं होता ऐसा। पटकथा में आप जो कुछ भी लिखते हो पटकथा को ध्यान में रखते हुए, तो उसके अंदर जो आप जो भी कुछ लिखते हो उस हर बात का फिल्मांकन होता है, फिल्माया जाता है उसको। इसमें लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा जो लिखी गई कहानी है वो पढ़ी नहीं देखी जाएगी। जो भी बात लिखी गई, जो घटना, जो कहानी लिखेगी वो पढ़ी नहीं जाएगी, वो देखी जाएगी, उसका फिल्मांकन किया जाएगा। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद ही मिलता है, किस प्रकार का क्या है जो रहता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये एक और है पटकथा से संबंधित, आगे वीडियो में आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ सवाल बन सकते हैं वो हम जिक्र करेंगे। पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी, पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय एकमात्र पुस्तक है। पटकथा लेखन एक परिचय पूछ लिया जाए किसकी पुस्तक है तो मनोहर श्याम जोशी साहब की, ठीक है। नव माध्यमों के लिए लेखन की बात करें तो आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। तो पूछ लिया जाए सर्वव्यापी सशक्त माध्यम क्या है, तो आज इंटरनेट लेखन ही अभिव्यक्ति का क्या सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। लोग इंटरनेट पे, गूगल पे, ब्लॉग वगैरह कुछ ना कुछ वेबसाइटों में कुछ ना कुछ लिखते रहते, तो सबसे पावरफुल माध्यम है जो ये बन गया। इंटरनेट पत्रकारिता की हम बात करें, ये इतना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ जानकारी है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो निम्न में से इंटरनेट पत्रकारिता का उपनाम है या निम्न में से इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नामों से नहीं जाना जाता है, तो 3 नाम तो ये दे देंगे। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता आ गया, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता और कुछ और नाम आ जाएगा, तो ध्यान में रखना तीनों को। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है। नोट कर लीजिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1993 से जो माना जाता है। और जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 में हुआ। पहला चरण प्रारंभ तो हो गया 1993 में और प्रभावी रूप से 2003 में मामला सेट हुआ। rediff.com आपने सुना होगा, तो rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, भारत की पहली साइट कौन सी? rediff.com, ठीक है। लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का काम तहलका.com को जाता है। तो ये पूछ ली जाए, पहली साइट पूछ ली जाए केवल तो rediff.com आ जाएगी, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना तहलका.com थी वो।
कौन सी? तहलका.com, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका है जो मचा दिया था। यहाँ आगे हम बात करें तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। इंटरनेट पत्रकारिता के रूप पूछ लिए जाए तो दो रूपों में होती है। कौन कौन से? प्रथम तो हो गया अपने समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने में समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। ठीक है, ईमेल के द्वारा, नेट के द्वारा। दूसरा जो प्रकार होता है इंटरनेट पत्रकारिता का, उसमें पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर जो प्रकाशित करना। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं और आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता है जो कर रहे हैं, बहुत सारे। चलिए, यहाँ कुछ है नहीं, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। सारांश रूप में लेते हैं किस प्रकार से क्या हम लेखन की चीज़ें हमने पढ़ी। सारांश की बात करें तो समाचार कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, ये सारी की सारी सूचनाएं हमने इस पाठ के अंदर जो प्राप्त की। हालांकि समाचार लेखन का सभी माध्यमों में जो तरीका है वो एक सा ही होता है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण का थोड़ा सा मीडियम चेंज होता चलता है, जरिया। यहाँ पर कुछ विशेष है नहीं। यहाँ पर देखिए, इन सारे शब्दों को आप नोट कर लीजिए ज़रूर, यहाँ से लेकर नोट कर लीजिए, ये शब्दावली पूछी जा सकती है। स्टोरी समाचार कथा, लीड पहली खबर, लीड यानी पहली खबर, इंट्रो आमुख, बाइट छोटा सा इंटरव्यू, विजुअल समाचार के लिए शूट किए गए चित्र, बुलेटिन निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम, एंकर समाचार वाचक, साइबर इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त शब्द, यूनिकोड इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट जिसे मंगल भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है शब्दों को। स्टोरी समाचार कथा, लीड पहली खबर, इंट्रो आमुख, बाइट छोटा सा इंटरव्यू, विजुअल समाचार के लिए शूट किए गए चित्र और बुलेटिन निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम। बोलते ना एंकर, इस बुलेटिन में हम ये देखेंगे। एंकर समाचार वाचक हो गया। साइबर इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त शब्द, यूनिकोड का जरूर ध्यान में रखना। इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट जिसे मंगल फ़ॉन्ट भी कहा जाता है, मंगल भी कहा जाता है। तो आज की कक्षा के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेखन वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 7,600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं सवाल सूचना डालता हूँ। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता हूँ। तो कल ही एक वीडियो डाला, बहुत शानदार, ज़रूर देखिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यकीनन वहाँ से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा और पढ़ाई के प्रति आपकी जो मनस्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी। जय हिंद।